आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब। देखो हमने अभी एक दो दिन पहले एक टॉपिक कवर किया था आसियान के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आसियान हाल ही में अपडेट था अपने हिंदुस्तान के कारण, एक तरह से समिट के कारण अपडेट था कुछ समय पहले। और उम्मीद करते हैं आसियान से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो। जैसे कि G20 अभी करंट में था तो लगभग सभी पेपरों में G20 के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर स्टैटिक जेक और करंट अफेयर से लिंक बना के पूछे जा रहे थे। तो इसी प्रकार का इसी कैटेगरी के अंदर इसी सीरीज के अंदर हमारे एक टॉपिक है शार्क। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, शार्क दुनिया में एक संस्था है आसियान से ही, जैसे आसियान आपने पढ़ा ना, सेम आसियान की तरह एक शार्क संस्था है। एक छोटा सा टॉपिक है, करंट में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑथेंटिक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ अभी कुछ समय तक। ठीक है, शार्क अबाउट है। और आजकल ये ना ज्यादातर वैसे चर्चित होता नहीं है समिट के कारण, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं इसके सम्मेलन हुए नहीं है। एक उरी अटैक आपने सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर 2016 में, जिसके बाद भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। और उस उरी अटैक से कुछ दिन पहले ही इस शार्क का सम्मेलन पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन जैसे उरी अटैक हुआ तो उसके बाद एक तरह से ये दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी चर्चा का विषय, राजनीति का विषय शार्क बन गया था। तो किस कारण ये सारा सीन हुआ था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम आपके साथ आज किस एडिशन में। तो जिन्होंने भी हमारे सेशन को, एडिशन को लाइक नहीं किया, आप लोग सेशन को लाइक करना। और जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन आप लोग दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बात करेंगे शार्क संस्था के बारे में। ठीक है, क्या है ये शार्क, कहां से ये कंसेप्ट लिया गया, कब बना, फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी कुछ बेसिक चीजें पहले जो स्ट्रक्चर है इसका उसके बारे में बात करना चाहेंगे। शार्क, ठीक है, SAARC, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में नाम है। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने मेरे हिसाब से सुना होगा आसियान के बारे में, तो सेम थोड़ा उसी तरीके का एक पॉइंट है। जैसे मैं प्लस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो जो देखो जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है ना शार्क, ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में नाम है, तो मैं इसका जब पूरा नेम बोलूं ना, तो आप लोग दो चीज को नोटिस करना है। और दो चीज आपने क्या नोटिस करना है कि एक तो कौन सा कॉन्टिनेंट का मैं यूज कर रहा हूं, और एक कौन सा दिशा का मैं यहां पर प्रयोग कर रहा हूं या यूज कर रहा हूं अपनी जुबान से। तो देखो सार्क यानी कि SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन यानी कि कौन सा एक तरह से दिशा यूज हो रहा है, साउथ, कॉन्टिनेंट एशिया यानी कि एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है अपना, जो एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के अंदर जो ये जोन है ना, साउथ जोन, यानी एशिया के अंदर जो साउथ एशिया है, साउथ जोन है एशिया का, तो उस साइड में ज्यादातर दो देश है ना, उन देशों का समूह, उन देशों का ग्रुप, उन देशों का समूह वर्ल्ड में सार्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि सार्क वर्ल्ड में क्या है, सार्क दुनिया में एशिया महाद्वीप के साउथ साइड के ग्रुप है। आज की तारीख में बात करें तो टोटल इसके अंदर 8 मेंबर है, विद इंडिया यानी कि हिंदुस्तान भी इसका मेंबर है, सदस्य है। आसियान का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन सार्क संस्था का भारत मेंबर है, क्योंकि भारत एशिया के अंदर भी है, साउथ में भी है। वैसे तो भारत आसियान का मेंबर भी स्वाभाविक इस जोन के अकॉर्डिंग बात करें तो होना चाहिए, लेकिन भारत उसका मेंबर नहीं है आसियान का, बट सार्क का मेंबर भारत है। अब जो ये सार्क है ना, ये तो मैंने जोन जोन की बात की है, यानी किस साइड के एक तरह से जोन का ये ग्रुप है सार्क। 8 देश है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। स्थापना कब किया गया, मुख्यालय कहां पर है, करंट में महासचिव के कारण भी है, क्योंकि रिसेंटली मार्च 2023 में इसका सबसे बड़े पद पर, यानी अभी रिसेंटली इसके महासचिव के पद पर एक नया बंदा अपॉइंट भी किया गया है। तो कई कारणों से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो हमें इसको अपडेट कर लेना है पूरे सार्क को। एक बात और ध्यान रखना, इस सार्क संस्था को है ना, हम लोग एक अन्य नाम से, हिंदी के अंदर इसको हम दक्षेस के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में दक्षेस के नाम से आए, हिंदी मीडियम वाले हो, दक्षेस के नाम से पुट हो जाए, इंग्लिश वर्जन को आप ना देख पाओ तो पजल हो जाओ ना। तो दक्षेस यानी सार्क एक ही बात है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कब किया गया, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है, मुख्यालय वगैरह ये सारी बात करेंगे। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, यानी स्थापना की बात करें ना, तो 8 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। 8 दिसंबर सन 1985, सन 1985 में 8 दिसंबर 1985 इसका गठन किया गया था। 1985 में बना था ये 8 दिसंबर को। अब कोई भी संस्था होती है तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह पेपर में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें या इस सार्क संस्था के हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो इन प्रेजेंट टाइम इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो काठमांडू नामक एक शहर है। इन प्रेजेंट टाइम में नेपाल का कैपिटल है, तो काठमांडू में इसका एक तरह से हेडक्वार्टर है। और ये जो हेडक्वार्टर है ना, ये ध्यान रखना, ये काठमांडू में हेडक्वार्टर 1985 से नहीं है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका काफी साल बाद यहां पर सेट किया गया था, यानी कि 16 जनवरी
ठीक है, 16 जनवरी सन 1987 का समय था। 16 जनवरी 1987 को यहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था, सार्क नामक संस्था का। ये तो कुछ इसकी बेसिक बातें बताई मैंने। टोटल अगर इसके अंदर मेंबर की बात करें, यानी कि टोटल देश की बात करें, टोटल इसके अंदर मेंबर इन प्रेजेंट टाइम में टोटल मेंबर सदस्य देश कौन से हैं और कितने हैं, तो 8 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। 8 देश, बिल्कुल सिंपल बात है, शायद ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा पद होता है इसका जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी बोले तो भाई महासचिव। और कोई भी जो संस्था होती है, जिस भी संस्था के नए नए महासचिव बनते हैं, तो आप लोग उनको अपडेट कर लिया करो। करंट में क्वेश्चन उनके भी अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी से पुट हो जाते हैं। तो वर्तमान में इसका महासचिव कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि रिसेंटली 2023 में इसका ये महासचिव बना था। और वर्तमान में इसका जो महासचिव बना है ना, तो एक बांग्लादेश का इंसान है जिसका नाम है गोलाम सरवर। ठीक है, गोलाम सरवर, गुलाम वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, गोलाम। ठीक है, तो गोलाम सरवर नाम का एक भाई साहब है। ये गोलाम सरवर जी है ना, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश से संबंधित है। और रिसेंटली 2023 में इसका ये महासचिव बना है, गोलाम सरवर नाम का। अभी बना था कुछ समय पहले ये, ठीक है, 4 मार्च के दिन बना था, यानी कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले 4 मार्च 2023 को ये इसके महासचिव बने हैं। और ये इसके 15वें नंबर के महासचिव है, 15वें नंबर के। ठीक है, तो ये तो इसकी करंट की बात करें कि कौन इसका हाल ही में महासचिव बना है। बाकी पूरा टॉपिक स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस किस कारण ये सारी एक तरह से अपडेट एग्जाम में होता है और यहां से क्या क्या क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो स्थापना 8 दिसंबर 1985 किया गया था, काठमांडू में मुख्यालय। 1987 में मुख्यालय यहां पर इसका सेट किया गया था। 8 देश है, महासचिव गोलाम सरवर जी नाम के बंदे हैं, बांग्लादेश के हैं। अब ये 15वें नंबर के हैं, लेकिन इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी कि इसके 14वें नंबर के बंदे की बात करें ना, यानी कि इसके जो इससे पहले महासचिव थे, 14वें नंबर के जो इसके महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, तो उसका नाम क्या था, वो कुछ समय पहले अभी एक तरह से हट चुका है। श्रीलंका के रहने वाले थे, जैसे कि आपने नाम सुना भी होगा शायद, इसला रोवुन। ठीक है, इसला रोवुन, ये रावण से थोड़ा याद कर लेना। और वीरोकुन, थोड़ा अजीब नाम है, बड़ा नाम है, बट आप लोग रावण से याद कर लेना। कुछ समय पहले सार्क का जो महासचिव था वो एक रावण नाम का बंदा, यानी कि रियल में तो उसको रोवन बोलते हैं, बट मैं समझाने के लिए तुम्हें एक रावण शब्द यूज कर रहा हूं। तो इसला रोवन वीरोकुन फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका से संबंधित है। तो ये कुछ समय पहले इसके महासचिव थे, 14वें नंबर के। ये वर्तमान में नहीं है, ये हट चुके हैं। और अब इसके स्थान पर गोलाम सरवर नाम का बंदा हाल ही में इसका महासचिव बना है रिसेंटली, अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा और अपडेट करें, इसका पहला महासचिव कौन था, यानी कि फर्स्ट महासचिव कौन है, इसका फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो इस टाइप के स्टैटिक पॉइंट भी आपके एग्जाम में कवर हो जाती है। यानी कि पहला इसका महासचिव कौन बनाया गया था, तो जो पहला इसका महासचिव बनाया गया था ना, वो बनाया गया था अबुल हसन नाम का बंदा। और जो अबुल हसन भाई साहब है ना, ये अबुल हसन भी बांग्लादेश के रहने वाले थे। और ये 1985 में इसके फर्स्ट महासचिव बने थे फ्रॉम बांग्लादेश, अबुल हसन। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। तो भारत के भी काफी ऐसे कैंडिडेट है जो इसके महासचिव बन चुके हैं। तो इंडिया का पहला बंदा कौन है जो इस सार्क संस्था का महासचिव के पद पर काम करके आ चुका है, तो फर्स्ट सार्क का अगर महासचिव की बात करें ना, तो एक कांत किशोर भार्गव नाम का बंदा था, कांत किशोर भार्गव। जी हां, कांत किशोर भार्गव। ठीक है, कांत किशोर भार्गव, ये भाई साहब पहला इंडियन है जो इस सार्क का महासचिव बना था, कांत किशोर भार्गव नाम का। 1989 के अंदर इसका महासचिव बना था, 1989 में। तो ये इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया के आज तक 15 महासचिव टोटल इस सार्क में बन चुके हैं, बट इंडिया के आज तक 2 महासचिव इस पद पर काम करके आ चुके हैं। तो फर्स्ट जो इंसान है वो था कांत किशोर भार्गव। लेकिन वर्तमान में है ना, अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात करें तो इसके एक सेकंड महासचिव भी है, तो उसकी भी बात थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत का सेकंड कौन बंदा था। तो भारत मूल का पहला तो कौन है, कांत किशोर भार्गव। लेकिन भारतीय मूल का दूसरा अगर बात करें ना, तो एक शीलकांत शर्मा नाम का बंदा था, शीलकांत शर्मा। ठीक है, तो शीलकांत शर्मा भाई साहब, ये शीलकांत शर्मा है ना, ये इंडिया मूल का दूसरा बंदा था जो सार्क का महासचिव के पद पर काम करके आ चुका है। और कुछ समय पहले यानी कि 2008 में इसके अंदर ये आए थे, यानी कि इस पद पर ये अपॉइंट किए गए थे। वर्तमान में बात करें तो 15वें नंबर का है, और 15वें नंबर का गोलाम सर्वे नाम का है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपडेट करना, और शायद आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई है सार्क के बारे में, है ना, करंट में इसका महासचिव बना है। अब इसके अंदर देखो टोटल देश
कितनी है, इसके अंदर टोटल देश है 8 देश है। अब जो 8 देश है ना, इन 8 देश के बारे में हमें अपडेट करना है कि 8 देश जो है ये एक तरह से कौन कौन से है, एक ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो। यानी कि सार्क संस्था में SAARC, ठीक है, इस सार्क संस्था में टोटल इन प्रेजेंट टाइम में 8 मेंबर है, यानी कि 8 इसके अंदर सदस्य देश है, ठीक है। अब देखो 8 देश है, एक छोटी सी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, और छोटी सी ट्रिक्स क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं। जैसे कि मान लो आप लोग अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल सीपीओ वगैरह, ठीक है, आप अगर इनकी तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी वगैरह सीएचएसएल वगैरह, ठीक है, आपको मान लो कोई भी डॉक्टरी फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी डिग्री विग्री नहीं है, मेडिकल क्षेत्र में कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एक ग्रेजुएट हो मान लो, ठीक है, या बीए बीएससी कर रखी है और आप एसएससी की तैयारी करने आ चुके हो, या आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, लेकिन अभी आपको एसएससी की तैयारी करते करते, सीजीएल की तैयारी करते करते कोई बंदा आपको एमबीबीएस की डिग्री आपके हाथ में थमा दे, ठीक है, तो जो एमबीबीएस की डिग्री है मेरे हिसाब से आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि इस फील्ड की आपको जानकारी है नहीं, आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, और एमबीबीएस की डिग्री आपको दे दिया जाए तो आप मेरे हिसाब से उस फील्ड के ज्ञाता होनी, और आप उस डिग्री का कोई महत्व समझ नहीं पाओगे, और वो जो डिग्री है ना, वो डिग्री आपके लिए पानी की बराबर होगी, अगर एक रियल तरीके से हम बात करें तो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यानी एमबीबीएस की डिग्री आपके लिए क्या होगी, एक पानी के बराबर होगी। एक समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, हालांकि ना कि मैं कुछ अलग मुद्दे पर बात कर रहा हूं, एक सिर्फ समझाने का उद्देश्य यहां पर कि आपके माइंड में थोड़ा समझ जाए, 8 देश आप आसानी से याद कर पाओ, यानी वो डिग्री एमबीबीएस की आपके लिए पानी के बराबर है। तो सेम इसी तरह है ना, एक छोटी सी ट्रिक्स मैं इस बात से या इस जुबान से एक छोटी सी ट्रिक्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, यानी कि क्या होगा एमबीबीएस, ठीक है, यानी कि एमबीबीएस तो आपने सबने सुना होगा, एमबीबीएस तो आप सब जानते होंगे, तो एमबीबीएस, एमबीबीएस पानी है, पानी, PANI, पानी है। तो ये एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन के अंदर है ना आप सारे के सारे 8 के 8 देशों के नाम इसमें अच्छे से कवर कर सकते हो, और आप कवर कर भी लोगे, है ना, लेकिन एक कंडीशन, एक नोटिस आप लोग ये करना कि इसमें 8 देश है, और 8 के 8 देश एशिया कॉन्टिनेंट के हैं, और सारे के सारे जो एशिया कॉन्टिनेंट के 8 देश है वो साउथ एशिया के अंदर है। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना, और इस अल्फाबेट से आप लोग मेरे हिसाब से 8 के 8 देश के नाम को आप अपनी जुबान पर दोहरा सकते हो। जैसे कि बात करते हैं इसके बारे में, एम से आप लोग क्या बना पाओगे, तो एम से बन जाएगा भाई साहब, एम से देखो एशिया साउथ के अंदर म्यांमार भी बनता है, मालदीव भी बनता है, तो ऐसे काफी बनते हैं हमसे, लेकिन यहां पर जो है ना इसका मेंबर की बात करें ना, तो इसका मेंबर बन जाएगा मालदीव, ठीक है। तो मालदीव जो है ना ये भाई साहब इस सार का मेंबर है, ये आप लोग समझना, मालदीव इसका सदस्य है, मालदीव इसका एक तरह से मेंबर है। अब इसमें आ रहा है बी से बात करें, तो जो बी है ना, इस बी से आप लोग बना लेना बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश जो है ना ये भी इसका मेंबर है, बांग्लादेश भी एक तरह से इसका सदस्य है, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक बी दोबारा आ रहा है, ठीक है, तो इस बी से आप लोग बना पाओगे भूटान, ठीक है, तो डबल बी आ रही है, तो इस बी से आप लोग भूटान को सेट कर पाओगे, भूटान, है ना। इन सभी देशों के बारे में बात भी करेंगे अभी आपके साथ ही, ठीक है। एक इसके अंदर देश आ रहा है एस, ठीक है, तो ऐसे आजकल जो राजनीतिक में अपने इकोनॉमिक स्थिति के कारण हलचल में था दुनिया के इंटरनेशनल न्यूज के अंदर, तो ऐसे आप लोग बना पाओगे इसका श्रीलंका, ठीक है, तो ऐसे बना पाओगे आप लोग श्रीलंका, जो कि आजकल एक तरह से करंट में भी है, एक आइलैंड के कारण भी करंट में है, कच्चा दीवू आइलैंड के कारण भी करंट में है, जो आपको करंट की क्लास में इसका डिस्कस भी किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे श्रीलंका बन जाएगा। फिर इसके अंदर एक आ रहा पी से, और मेरे हिसाब से पी से भी आप लोग संकेत कर पा रहे होगे, माइंड टॉस कर चुके होगे, तो पी से बन जाएगा भाई साहब पाकिस्तान, ठीक है, तो पी से बन जाएगा पाकिस्तान, है ना। ए से आप लोग बताना ए से क्या होगा, और आप बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही पा रहे होगे, बिल्कुल आसान पॉइंट है, तो ए से बन जाएगा भाई साहब अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, है ना। अभी हाल ही में जो तालिबानी शासन चल रहा है यहां पर, तो अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, सार्क का मेंबर अफगानिस्तान भी है। और इसके अंदर एन से बन जाएगा नेपाल, जहां पर इसका हेडक्वार्टर भी है, 1987 से इसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर है। और आई से बन जाएगा अपना इंडिया, यानी कि अपना प्यारा भारत, ठीक है, तो आई से अपना बन जाएगा इसमें इंडिया, ठीक है, तो इंडिया को हम इंडिया के रूप में ऐसे ही लिख देते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है, तो ये इसके अंदर 8 मेंबर है। अब जो 8 मेंबर है ना वो याद करना, यानी कि टोटल देश इसमें 8 देश है, और 8 देश में कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से है, वो आप लोग इस माध्यम से मेरे हिसाब से याद कर सकते हो। ये सार्क के 8 देश है। ये तो होगी कुछ बेसिक बातें, ठीक है, सार्क के बारे में बात समझ पा रहे हो। अब हम थोड़ा सा इसको स्लाइड के माध्यम से आपको बताते हैं, जैसे कि आप लोग ढंग से समझ पाओगे। जैसे कि मैं सार्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो अबाउट सार्क 8 देशों का समूह है, ये आप लोग समझ पा रहे होगे। अब 8 देश कौन कौन से है, जैसे कि हमने आपको बताया 8 देश के नाम, जो आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होगे। 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना की गई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, ढाका के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रहे स्थापना कहां पर की जा रही है, स्थापना इसकी ढाका में की जा रही है, लेकिन ध्यान रहे हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, 1987
से। स्थापना 1985 में इसकी ढाका में की गई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। ये भी आप लोग अपडेट करना। अगर आपसे पूछे सार्क की स्थापना कहां पर की गई थी, तो ढाका के अंदर की गई थी। और ढाका के अंदर इतिहास में एक पार्टी की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट करना, ढाका के अंदर कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी 1906 में। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कौन सी बनी थी ढाका के अंदर एक पार्टी। ठीक है, अब जो ये है ना, ये सारे के सारे जो देश है, ये आज की तारीख में 8 आप लोग समझ पा रहे हो। लेकिन जो इसके संस्थापक देश है ना, तो इसके फाउंडर कंट्री है ना, वो 7 थे। मेरी बात को देखना, इसमें जो फाउंडर कंट्री है, फाउंडर बोले तो संस्थापक कंट्री है ना, वो इसके अंदर 7 थे। लेकिन बाद में है ना, इसके अंदर एक तरह से नया मेंबर जुड़ा था। और नया मेंबर कौन सा जुड़ा था, वो आप लोग स्क्रीन पर मेरे हिसाब से देख पा रहे होगे। सन 2005 का समय था। और 2005 के अंदर है ना, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य है। अफगानिस्तान इसका 8वां देश है। यानी इस सार्क का नया देश कौन सा बना है, सार्क का नया देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इसका मेंबर बना था सन 2005 में। 2005 से पहले है ना, इसमें कितने देश थे, 2005 से पहले इसमें 7 थे। और 2005 के बाद अफगानिस्तान इसका न्यू मेंबर बन जाता है, नई सदस्यता ग्रहण करता है। और इसमें हो गया 8 देश। हमारा इंडिया इसके अंदर फाउंडर कंट्री में ही शामिल है, ये ध्यान रखना। भारत इसका सदस्य है। मुख्यालय, सचिवालय, हेडक्वार्टर की बात कर चुका हूं मैं। काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है। और 1987 से इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थापित है। ये भी आप लोग समझ चुके होंगे, जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था। अब 8 कंट्री है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में। और जो 8 कंट्री है ना, उसका फ्लैग आप लोग यहां पर देख सकते हो। जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, है ना। मालदीव के झंडे में भी एक तरह से चांद है, ध्यान रखना। जैसे कि पाकिस्तान के झंडे में भी चांद आप लोग देख पा रहे होगे। तो ये सारे के सारे 8 देश है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, तो आप अपने नोट्स को अपडेट भी कर सकते हो, अगर आप लोग इनको अच्छे से अपडेट करते हो तो। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, हेडक्वार्टर। देखो सारी सिंपल चीज है, हेडक्वार्टर वगैरह बता चुकी है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। मेंबर 8 कौन कौन से हम बात कर चुके हैं। 9 इसके अंदर ऑब्जर्व कंट्री है, ठीक है। लेकिन 8 मेंबर पेपर में आएंगे आपके कौन कौन से देश है, तो 8 देशों के नाम आप याद करना, है ना। सेक्रेटरी जनरल, यानी कि इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो गोलाम सरवर नाम का भाई साहब है फ्रॉम बांग्लादेश, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। स्थापना वगैरह बता दिया। अब जो इसका हेडक्वार्टर है ना, जो इसका मुख्यालय है, वो मुख्यालय की बिल्डिंग आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। कुछ इस तरीके से है, सार्क का सेक्रेटरीएट यानी सार्क का सचिवालय, ठीक है। ये सारी बातें हैं। समिट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा समझना, जो करंट में इसके लीडर कौन कौन है ना। 8 देश है। अब जो 8 देश है ना, अब 8 देशों में यानी कि इनके वर्तमान में लीडर कौन कौन है। तो हमारे देश की बात करें तो एक्चुअल पावर में हमारे देश में कौन होता है, एक्चुअल पावर में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ऑफिशियल पावर में हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ऑफिशियल पावर है। और एक्चुअल पावर में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आज 8 देश है। तो करंट में यानी कि आज की तारीख 19 अगस्त 2023 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो इसके अंदर वर्तमान में कौन कौन से इसके लीडर है, तो वो लीडर आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें ना, तो अफगानिस्तान का लीडर वर्तमान में एक हबीबुल्लाह नाम का बंदा है, हबीबुल्लाह अखंदा, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब है, याद करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। और मेरे हिसाब से इसका तो पूछेंगे नहीं अफगानिस्तान का, तो वैसे भी। बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश जो है ना, इसका जो एक्चुअल लीडर होता है, एक्चुअल पावर में जो होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और शेख हसीना, वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री, ध्यान रहे, शेख हसीना है। आप लोग इस बात को समझना थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल। देखो मैं बता रहा हूं कि जो इनके करंट में लीडर है ना, आप उन लीडरों को थोड़ा सा अपडेट करना। अफगानिस्तान के अंदर एक्चुअल पावर में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ध्यान रहे जो ये सॉरी क्या नाम है, बांग्लादेश जो है शेख हसीना। अब बांग्लादेश के अंदर अगर करंट की बात करें ना, तो एक थोड़ा साथ साथ और मैं बता देता हूं। इसका वर्तमान में राष्ट्रपति, बांग्लादेश का वर्तमान में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें ना, तो कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के एक नए राष्ट्रपति बना था, हाल ही में, शहाबुद्दीन नाम का बंदा। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, जिनके नए बनते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। तो शहाबुद्दीन नाम का एक बंदा है, शहाबुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन चप्पू नाम का बंदा है, थोड़ा नाम अजीब है, शहाबुद्दीन चप्पू नाम का बंदा, ये बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। भूटान आया नेक्स्ट, तो भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है लोते तेसरिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नाम यहां पर लिख देता हूं, लोते तेसरिंग, ठीक है। लोते तेसरिंग नाम का बंदा है, ये वर्तमान में भूटान के कौन है, ये लोते तेसरिंग नाम का बंदा वर्तमान में भूटान के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर हम भूटान के इन प्रेजेंट टाइम में एक राजा की बात करें, यानी कि भूटान में, ध्यान रहे, भूटान में राजा भी होते हैं, भूटान में शासक का राज भी वर्तमान में चलता है। और भूटान का वर्तमान में अगर राजा बात करें ना, तो वर्तमान में भूटान का राजा जिग्मी खेसर,
ठीक है, जिग्मी खेसर, ठीक है, जिग्मी खेसर नाम का बंदा है, जिग्मी खेसर, ये इन प्रेजेंट टाइम में भूटान के नरेश है, यानी कि भूटान के शासक है। बहुत बड़ा नाम होता है इसका वैसे, जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक, बहुत बड़ा नाम है। तो जिग्मी खेसर वर्तमान में भूटान का नरेश है, लेकिन एक्चुअल पावर में प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री कौन है भूटान के? तो वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री है लोतेय तेसरिंग, है ना। इंडिया की बात करें, इंडिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मालदीव जो है ना, ये करंट में है वैसे भी मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के अंदर एक्चुअल पावर में प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि मालदीव के अंदर राष्ट्रपति एक्चुअल पावर में एक्टिव रहते हैं, एग्जीक्यूशन में रहते हैं। और इब्राहिम मोहम्मद सोली है, ठीक है। यहां पर मैं नाम और लिख देता हूं अगर आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा हो तो इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली है, इब्राहिम मोहम्मद सोली है नाम का जो बंदा है, ये इन प्रेजेंट टाइम में ये इस मालदीव के राष्ट्रपति है, ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री एक्चुअल पावर में पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के प्रधानमंत्री है और सार्क के वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष है। लेकिन नेपाल की बात करें ना, तो जो नेपाल है ना, इस नेपाल के अंदर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट भी नया बना है, नेपाल के अंदर हाल ही में अभी राष्ट्रपति भी नया बना, ध्यान रहे, रामचंद्र पौडेल नाम का, ठीक है जी। अगर आप इनको और थोड़ा सा अपडेट करना चाहो तो रामचंद्र पौडेल नाम के एक बंदा है, रामचंद्र पौडेल, ये वर्तमान में नेपाल के अभी कुछ समय पहले नए राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन एक्चुअल पावर में पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री के रूप में। पाकिस्तान की बात करें तो इसका प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, एक्चुअल पावर में पाकिस्तान में भी पीएम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, ठीक है, तो एक आरिफ अलवी नाम का बंदा है, आरिफ अलवी, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, तो आरिफ अलवी नाम का बंदा ये वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं टॉपिक के साथ साथ आपको बता रहा हूं, कोई जितना हार्ड टॉपिक होता नहीं है ये वैसे, ठीक है। मेन बात करते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है ना, ये तो इसका श्रीलंका में एक्चुअल पावर में राष्ट्रपति होती है, बात ध्यान रखना। तो रानिल विक्रमसिंघे, ये यहां पर लिखा भी हुआ है रानिल विक्रमसिंघे, यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे नाम का बंदा है, रानिल विक्रम सिंघे, ये वर्तमान में श्रीलंका जो है ना, उस श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन श्रीलंका के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, यानी श्रीलंका के अंदर हम इन प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात करें ना, तो एक दिनेश नाम का बंदा है, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धने नाम का बंदा है, ये इन प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के कौन है? ये श्रीलंका के वर्तमान में भाई साहब इन प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। लेकिन श्रीलंका के अंदर अगर बात करें ना, तो श्रीलंका में एक्चुअल पावर में प्रेसिडेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर सार्क के वर्तमान में करंट लीडर है। तो कौन कौन करंट लीडर है सार्क के, ये आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सार्क समिट के बारे में, ठीक है। जो सार्क समिट होते हैं ना, यानी कि जो सार्क सम्मेलन होते हैं, तो कौन सा सम्मेलन कब कब एक तरह से हुआ है और रिसेंटली कहां पर इनका सम्मेलन हो चुका है, ये थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे, ठीक है। सार्क समिट, SAARC, ठीक है, सार्क सम्मेलन या सार्क समिट, ठीक है। हर साल इसके सम्मेलन नहीं होते हैं, ध्यान रहे, और काफी साल हो गए इसके कोई भी सम्मेलन एक तरह से हुए नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, इंडिया में अगर हुआ है तो कहां पर हो चुका है, और काफी साल हो चुकी है तो लास्ट टाइम इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था, इन सभी के बारे में बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। अगर हम बात करें सार्क का फर्स्ट सेशन बात करें, यानी समिट की बात करें, तो सार्क का जो फर्स्ट समिट की बात करें ना, यानी कि पहला सम्मेलन सार्क का कब किया गया था, पहला सम्मेलन की सार्क की बात करें तो 1985 में किया गया था भाई, ये बात ध्यान रखना। 1985 में किया गया था पहला सम्मेलन, और 1985 में किया गया था ढाका के अंदर, ठीक है। 1985 में ढाका में किया गया था, ठीक है। इंडिया में बात करें, इंडिया में पहला अगर बात करें ना, भारत में इसका पहला बात करें, इंडिया में फर्स्ट की बात करें तो सेकंड नंबर का सम्मेलन हुआ था इसका 1986 में, और 1986 में हुआ था बंगलुरु के अंदर, ठीक है, बंगलुरु के अंदर, यानी कि बैंगलोर के अंदर। तो इंडिया में इसका सम्मेलन हुआ था पहली बार 1986 में। अब ऐसे चलते चलते है ना, रिसेंटली कुछ समय पहले, रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, काफी साल हो चुके हैं, 2016 का समय था, ठीक है, 2016 का, और 2016 में इसका सम्मेलन किया जाने वाला था इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि पाकिस्तान का वर्तमान में राजनीतिक कैपिटल है ना, इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन होने वाला था। लेकिन इस सम्मेलन से पहले, कुछ दिन पहले ही उरी के अंदर अटैक हुआ था, और जैसे उरी में अटैक हुआ तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान में सम्मेलन में जाने से मना कर दिया था कि एक तरफ तो मीटिंग के अंदर मंच के ऊपर बुलाते हो और दूसरी तरफ एक तरह से पाकिस्तान ये दृश्य हमें दिखाता है। बड़ा एक बड़ा मुद्दा बनाता है, इसके ऊपर बात भी करेंगे फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से। तो जैसे उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद ये जो सार्क है ये विवाद का एक तरह से चर्चा का विषय बन गया था, और इंडिया ने एक तरह से इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया था। बट काफी देशों ने इंडिया का समर्थन भी किया था, और काफी देश इंडिया की तरह इस सम्मेलन में जाने से मना कर रहे थे। अब कोई भी देश जा नहीं रहा था, तो जो ये 2016 का सम्मेलन है इस्लामाबाद के अंदर, ये कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, ये सम्मेलन कर दिया गया था कैंसिल। तो 2016 के बाद इसका कोई भी सम्मेलन अभी हुआ नहीं है। तो सम्मेलन के कारण ये कोई करंट में है नहीं, सार्क सम्मेलन के कारण इसको हम करंट में अपडेट नहीं कर सकते हैं। बट रिसेंटली है ना, स्ट्रेटेजिक केमिस्ट को थोड़े से याद करना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम इस सार्क की स्लाइड के माध्यम से आपको बताए सम्मेलन, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, कच्चे रूप में बता दिया, फर्स्ट सम्मेलन इंडिया में फर्स्ट, ठीक है, और ये, लेकिन कुछ और 2-3 सम्मेलन मेन है इसके, है ना, तो उसके बारे में जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा गया है सार्क के प्रमुख सम्मेलन, ठीक है, तो सार्क के प्रमुख सम्मेलन में तो प्रथम मैं आपको अभी बता के आया था, तो जो प्रथम सम्मेलन है ना, सार्क का प्रथम जो सम्मेलन है वो किया गया था दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर किया गया था पहला सम्मेलन। सेकंड सम्मेलन नवंबर में 86 में किया गया था बेंगलुरु में, और जो बेंगलुरु में किया गया ना सेकंड सम्मेलन, तो वो इंडिया में फर्स्ट था। ये बात ध्यान रखना, इंडिया में फर्स्ट एक तरह से कब किया गया और ऑल ओवर फर्स्ट कब किया गया। तो इंडिया में फर्स्ट किया गया तो 1986 में, और पहला सम्मेलन 1985 में। इंडिया में इसके आज तक बात करें तो 3 सम्मेलन हो चुके हैं, सार्क के इंडिया में 3 समिट हो चुकी है। तो पहली बार इसका सम्मेलन इंडिया में 1986 में किया गया था, ठीक है, सेकंड सम्मेलन इंडिया में किया गया था 1995 में नई दिल्ली में, और वैसे सार्क का क्रम में बात करें तो 8वां समिट था, लेकिन भारत में दूसरा। तो 1995 में नई दिल्ली में किया गया था, और 1986 में बैंगलोर में, और 2007 में जो इसका सम्मेलन है ना वो भी अपनी नई दिल्ली के अंदर किया गया था। तो ये 300 जो सम्मेलन है ना, ये 3 सम्मेलन है, ये भारत के सम्मेलन है, और आज तक भारत 3 बार सार्क सम्मेलन को करवा चुका है, आयोजन करवा चुका है, समिट की मेजबानी करवा चुका है 3 बार। यानी कब कब, 1986 में बेंगलोर में, 1995 में, और 2007 ये दोनों दिल्ली के अंदर हुए थे, ठीक है, ये भी याद करना, यहां से क्वेश्चन उठ जाते कई बार। 18वां जो सम्मेलन है वो 2014 में किया गया था, 18वें नंबर का 18वां जो सम्मेलन है वो 2014 में किया गया था, काठमांडू के अंदर किया गया था 18वां 2014 में। और 18वें सम्मेलन के बाद 2014 के बाद आज 2023 आ चुकी है, लगभग 9-10 साल हो चुकी है, और इस संस्था के कोई समिट आए नहीं है, कोई समिट हुए नहीं है, और ये सार्क बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, यानी खराब होता जा रहा है। इसमें एक तो चाइना की कुछ बेकार पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, अभी श्रीलंका का भी आर्थिक स्थिति का माहौल आपने देखा होगा। तो कई ऐसे प्रॉब्लम है, अलग अलग देशों को एक जुगलबंदी, एक यूनिटी, एकता वगैरह इन सार्क देशों के ग्रुप में बन नहीं पा रही है, और एक दूसरे के साथ ये मंच साझा कई साल से नहीं कर पा रही है, और कुल मिलाकर ये सार्क एक तरह से पिछड़ता नजर आ रहा है। बाकी कुछ ऐसे संस्था है जो अपना डेवलप करने में लगी हुई है, बट सार्क है, जो सार्क है ये अभी रिसेंटली दुनिया में खत्म होता नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें काफी कारण है, अलग अलग देशों की प्रॉब्लम, जैसे अफगानिस्तान इसके अंदर मेंबर है, और अफगानिस्तान के अंदर हालात आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार का हो रहा है ना। श्रीलंका भी आपने देखा होगा आर्थिक स्थिति कारण कुछ समय पहले, पाकिस्तान का तो आप देखते रहते हो हमेशा, ठीक है ना। और पाकिस्तान और चाइना जो है ना, ये भी यहां पर कई बार सार्क के अंदर इन देशों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो काफी मुद्दे होते हैं, काफी ऐसी चीज है जिसकी बदौलत ये सार्क दुनिया में अभी उठ नहीं पा रहा है, और ये बिल्कुल गर्त में जाता नजर दिखाई दे रहा है सार्क नामक संस्था। आप देख ही पा रहे हो 2014 के बाद है ना, इस सार्क का सम्मेलन आज तक दुनिया में हुआ नहीं है, क्योंकि 2016 में इसका होने वाला था, लेकिन इस्लामाबाद में जो आयोजन रखा गया था तो ये भी कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उरी जो अटैक हुआ था, उस उरी अटैक के कारण, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर सम्मेलन होना था, लेकिन सम्मेलन से कुछ दिन पहले उरी के अंदर अटैक हुआ था, ठीक है, और उसी समय ये जब ये सारी घटना हुई तो एक चर्चा का विषय बना था, हिंदुस्तान ने जाने से मना कर दिया था, जैसे कि मैंने अभी बात भी किया तुम्हारे साथ। तो इस्लामाबाद के अंदर कैंसिल हो गया। तो 2014 के बाद आज तक इसका सम्मेलन हुआ नहीं है ना। तो उम्मीद करेंगे कब होगा कब नहीं होगा, वैसे कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद तो क्या करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। और पाकिस्तान इस कैंसिल वाले सम्मेलन को करवाने की कोशिश करवाता है, लेकिन वही बात है कि माहौल इसका अभी सार्क का बन नहीं पा रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, सार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जो इसके एक तरह से मेन ऑफिशियल औपचारिक जो भाषा है ना, वो इंग्लिश है, ये ध्यान रखना। एक होता साफ्टा,
ठीक है। जैसे कल परसों हमने बात किया था आसियान में एक फ्री एग्रीमेंट, आसियान में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी हमने, आरसीईपी के बारे में, है ना। ऐसे अलग अलग संस्थाओं की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, जैसे नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप लोग देखते होंगे नाफ्टा। आरसीईपी आपने आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। ऐसे एक साप्टा है ना, साप्टा ये सार्क का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साप्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टी लगाना है यहां पर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि साप्टा आप लोग देख पा रहे हो। तो इस साप्टा का गठन है ना, ये 2006 में, ये एग्रीमेंट कब दुनिया के अंदर एक तरह से औपचारिक रूप धारण करता है? तो सन 2006 में इस साप्टा का गठन किया गया था। और इस्लामाबाद के अंदर जब 12वां सम्मेलन चल रहा था ना, पाकिस्तान में चल रहा था ये सम्मेलन भी, तो पाकिस्तान में जब 12वां सम्मेलन चल रहा था तो इस सार्क का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना की गई थी सन 2006 के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूं। तो समिट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो सार्क का उद्देश्य क्या है, ये दुनिया में क्यों बनाया गया, है ना। ये थोड़े से एग्जाम के लिए स्टेटमेंट एग्जाम में काम आ जाती है कि सार्क बनाने का टारगेट क्या है, बट जो उद्देश्य ये एक तरह से दुनिया में लेकर चले थे फील्ड में, आजकल इनका वो एक तरह से काम हो नहीं पा रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे एक तरह से खत्म होता आ रहा है, क्योंकि आप लोग अन्य अन्य देशों में क्राइसिस आप लोग देख पा रहे हो, चाहे अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, तो कुल मिलाकर एक तरह से माहौल इनका बन नहीं पा रहा है। और उद्देश्य तो है बट एग्जाम के लिए तो याद करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये फील्ड में लिखा होता है ना, टेबल पर लिखा होता है, बट ये काम फील्ड में इनका एक उस तरीके से किया नहीं जा रहा है। तो उद्देश्य काफी है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उद्देश्य को पढ़ लेना। 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट आपके डाल दिए जाएंगे, कौन सा सार्क का उद्देश्य है या कौन सा नहीं है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले असिस्टेंट कमांडेंट में इनके उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस जगह ये चीजें काम आ जाती है, तो आप लोग अपडेट करना एक तरह से इन चीजों को, ठीक है। ये आप लोग इनके सभी देख रहे होगे, है ना, सार्क ये तो आपने लोगों पर देखा होगा हमारे थंबनेल पर, तो ये सारी चीजें है और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कोई ज्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, एक आसान सा टॉपिक था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्टैटिक जीके के रूप में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग कवर कर रहे होगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है ना, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट करना, है ना, और आप बताना अन्य नेक्स्ट टॉपिक आप किस पर एक तरह से वीडियो चाहते हो, हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो पेश करेंगे और पूरे डिटेल से वीडियो पेश करेंगे। बट जो करंट में ज्यादातर है पहले हम उनके बारे में सीरीज कवर कर देते हैं, तो मेनली इतना याद करना। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सभी समझ रहे होगे। थैंक यू वेरी मच।